चलिए देखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में संपूर्ण कोशिका झिल्ली गैसों के विसरण में भाग लेती है, जबकि कोशिकीय जंतु एवं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसी खास हिस्से या अंगक से विसरण द्वारा संपन्न होता है। और पौधों की पत्तियों में बहुत से स्टोमाटा पाए जाते हैं। स्टोमाटा छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। और इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प विसरण द्वारा कोशिका के भीतर तथा बाहर आते जाते हैं। नीचे है परासरण। अब परासरण के बारे में समझेंगे कि परासरण क्या है। तो देखिए, परासरण जीवित कोशिकाओं में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है जिसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसमें जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल अणु जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होते हैं। पर इस प्रकार जल अणुओं का विसरण हमेशा एक अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा से भी प्रभावित होती है और इस प्रकार जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है, यानी जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल जैसे चीनी या नमक का गाढ़ा घोल और हल्का घोल या जल एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखे जाते हैं, तो चीनी या नमक के कम सांद्रता वाले घोल से जल के अणु इसके अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ गतिशील होते हैं। क्योंकि चीनी या नमक के कम सांद्रता वाले घोल में जल अणुओं की सांद्रता चीनी या नमक के अधिक सांद्रता वाले घोल में मौजूद जल अणुओं से ज्यादा रहती है और इस विशेष प्रकार के विसरण को परासरण कहते हैं। अब देखें कि प्रत्येक कोशिका के कोशिका रस, जिसको सेल शेप कहा जाता है, इसका परासरण दाब निश्चित रहता है और इसका संबंध कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन से होता है। अगर किसी पादप या जंतु कोशिका को चीनी या नमक के विलयन में रखे तो निम्नलिखित तीन क्रियाओं में कोई एक हो सकती है। और जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम हो, में रखा जाता है, तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? अंतःपरासरण। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी और इसका परिणाम यह होता है कि जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाएगी, है ना। अब देखेंगे, जब कोशिका को समपरासरी विलयन, ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो, में परिवर्तन नहीं होता है और जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार तो हो जाते हैं, लेकिन जल की जितनी मात्रा भीतर जाती है उतनी ही बाहर आ जाती है और इस प्रकार शुद्ध रूप से जल की कोई गति नहीं हुई है। जब कोशिका को अति परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक होती है,
में रखा जाता है, तब कोशिका के अंदर जल से कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया को बहिःपरासरण कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान भी जल अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा कोशिका के भीतर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी।